वेटेज बहुत ज्यादा है। मतलब ऑस्सिलेशन टॉपिक का वेटेज तुम कोई भी एग्जाम दे दो उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली आज हम पहले ये पढ़ेंगे कि ऑस्सिलेशन होते क्या है और उनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक लिखो बेसिक्स ऑफ ऑस्सिलेशन। और उसमें तुम एक चीज समझो। देखो, सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो कि यहां से कोई मास हैंग कर रहा है और मान लो ये लेंथ आपको एल दे रखी है। मान लो ये लेंथ आपको क्या दे रखी है, एल दे रखी है। तो अगर मैं इस मास को मान लो यहां लेके जाता हूं, इस जगह, और अगर मैं इस मास को यहां से रिलीज करता हूं तो होता क्या है, ये मास पहले वापस अपनी जगह पे आता है, फिर ऐसे पीछे जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस यहां पे आता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर पीछे जाता है, वापस यहां पे आता है, फिर इधर जाता है। ये आइडियल केस है। कौन सा केस है ये? आइडियल। आइडियल मतलब यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो याद रखना, ये जो पोजीशन होती है ना, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। और ये वाली जो पोजीशन होती है ना, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो याद रखना, ऑसिलेशन हमेशा एक पॉइंट के हिसाब से होता है। जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है, एक मास पहले आगे गया, घूम के पीछे आया, फिर पीछे जाके वापस घूम के वहां पे आया। तो ये पूरा एक ऑसिलेशन होता है। तो एक ऑसिलेशन में बेसिकली होता क्या है कि आपका पार्टिकल मीन से मान लो एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, वापस पीछे गया, वापस अपनी जगह पे आया। तो एक पूरी साइकिल को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। और याद रखना, ऑसिलेशन जिस पॉइंट के हिसाब से होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, और ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन और ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऑसिलेशन बेसिकली कहां पे होता है? किसी पॉइंट के हिसाब से होता है। तो किसी पॉइंट के हिसाब से एक पार्टिकल आगे जाता है, फिर वापस पीछे आता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में, इन दोनों वर्ड्स में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि आगे जाके मैं यही वर्ड यूज करूंगा कि ये मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, कोई डाउट नहीं तो तुम ध्यान से सुनो। सपोज करो कि एक पार्टिकल है, ये उसकी मीन पोजीशन है। मान लो ये पहले 3 मीटर आगे जाता है, फिर घूमता है, फिर वापस मीन पे आता है, और फिर 3 मीटर पीछे जाता है, फिर घूमता है, फिर वापस मीन पे आता है। तो ये तो क्या हो गई? इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या हो गई? इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। और ये क्या हो गई? इसकी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होता है या जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। और एक चीज तुम याद रखना, हम जब अभी एसएचएम या ऑसिलेशन पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टिकल मीन पोजीशन से 3 मीटर आगे जाता है तो वो पीछे भी कितना जाएगा? 3 मीटर ही जाएगा। तो दोनों तरफ आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। दोनों तरफ आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो याद रखना, कोई भी ऑसिलेशन किस पॉइंट के हिसाब से होता है? एक मीन पोजीशन के हिसाब से होता है। तो पार्टिकल आगे जाता है, घूम के पीछे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये आपकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। किसी को एम्पलीट्यूड में अब तक कोई डाउट है तो पूछो। किसी को भी डाउट है एम्पलीट्यूड में तो पूछो कि सर एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमें समझ में नहीं आया, वापस बता दो। ओके, तो अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का तुम आंसर करो। सपोज करो कि ये नंबर लाइन है। मान लो कि ये कोई लाइन है और मान लो
कि आपका एक पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है कि वो x इक्वल टू 8 पे है, पहले वो x इक्वल टू 12 पे जाता है, फिर वापस 8 पे आता है, फिर वो x इक्वल टू 4 पे जाता है, फिर वापस 8 पे आता है। तो वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, 8 से 12, 12 से 8, 8 से 4, 4 से 8। तो आप मुझे बताओ कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है। आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से इसकी मीन पोजीशन कौन सी है। सोचो क्या आंसर आएगा इसका। गुप्ता साहब क्या आंसर आ रहा है? अनिष्का क्या आंसर आ रहा है? स्वरा सोचो। पार्टिकल 8 पे है, पहले 8 से 4 पे गए, 12 पे गया, फिर 12 से वापस 8 पे आया, फिर 8 से 4 पे गया, 4 से वापस 8 पे आया। तो आप मुझे बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। सोचो 8 से 12 पे गया तो कितना आगे गया? 4 मीटर। वापस पीछे भी कितना आया? 4। वापस यहां पीछे कितना जाएगा? 4। वापस आगे भी कितना आया? 4। तो इसका एम्पलीट्यूड तो कितना है? 4 मीटर। और इसकी मीन पोजीशन कौन सी है? इसकी मीन पोजीशन है 8। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब तक किसी को जो वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, अनिष्का कोई डाउट है? एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है ध्रुव कि तेरा पार्टिकल मान लिया मीन पोजीशन है, तो तेरा पार्टिकल मान लिया यहां से 4 मीटर आगे गया, फिर टर्न होके वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके तेरा पार्टिकल टर्न कर जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन का आंसर तुम करो। सपोज करो कि ये कोई लाइन है और मान लो कि एक पार्टिकल x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। किसके बीच में? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 के बीच में क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि एक तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, दूसरा आपको बताना है कि इसकी मीन पोजीशन क्या होगी। अब आंसर करो क्या आएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करो क्या आएगा इसका आंसर। वापस देवांश वापस सोच एक बार। एक पार्टिकल x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ये दोनों मैंने आपको एक्सट्रीम पोजीशन दे रखी है। तो आपको बताना है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा और इसकी मीन पोजीशन कितनी होगी। देखो, मान लो कि मीन पोजीशन बीच में कहीं है, तो मतलब वो ए डिस्टेंस आगे जाता है और फिर ए डिस्टेंस पीछे भी जाता है। तो टोटल कितना हो गया? 2 है और 6 में से 2 गए तो कितना आया? 4। तो एम्पलीट्यूड तो कितना आ गया? 2 मीटर। तो x 2 से 2 मीटर दूर आपका मीन पोजीशन कितना आएगा? आपका मीन पोजीशन कितना आएगा? 4। मीन पोजीशन 4 है और एम्पलीट्यूड कितना है? 2। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मीन पोजीशन 4 है तो वो 2 अगर आगे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? 6। और 2 अगर पीछे जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? 2। तो देखो क्वेश्चन भी यही था कि एक तरफ 2 है, एक तरफ 6 है, बीच में क्या आ गया? 4 आ गया। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वरा कोई डाउट है कि बेटा क्लियर हो गया? कि सर हो गया क्लियर? कि डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड को डिनोट करते टी से और फ्रीक्वेंसी यहां पे ओमेगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा और टी में रिलेशन क्या होता है? ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाय टी। ओमेगा क्या होता है आपका? 2 पाई अपॉन टी। और यहां पे इस टी का मतलब क्या है तुम समझना। टी का मतलब है
टाइम टेकन, टी का मतलब है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब एक पूरे ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टी मतलब होता है टाइम पीरियड, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, और टी मतलब क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक पूरे ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा उसको बोलते टाइम पीरियड। एक पूरे ऑसिलेशन का मतलब क्या है, कि सपोज करो कि आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, पहले मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया, फिर मीन से पीछे वाले एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन पे आया, तो इसको बोलते हम एक पूरा ऑसिलेशन। तो एक पूरे ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। आप इसको भी पूरा ऑसिलेशन बोल सकते हो, कि मान लो ये मीन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये पीछे वाला एक्सट्रीम पॉइंट है, मान लो पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पे गया, फिर मीन से पीछे वाले एक्सट्रीम पे गया, घूम के वापस मीन पे आया, वापस एक्सट्रीम पे आया, ये भी आपका एक पूरा ऑसिलेशन है। तो एक पूरे ऑसिलेशन में चार चीजें होनी चाहिए, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, वापस एक्सट्रीम पे मीन, वापस मीन से एक्सट्रीम, तो ये पूरा एक ऑसिलेशन होता है ना। और टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसी को इन सब में कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर तुम करो। तो क्वेश्चन है ये, इफ टाइम पीरियड, इफ टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन, if time period of an oscillation is 8 seconds, find time taken, find time taken to move from mean position to extreme position। तो आपको बताना है कि अगर किसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 8 सेकंड है, तो आपको बताना है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। सोचो क्या आंसर आएगा इसका। टाइम पीरियड किसी ऑसिलेशन का 8 सेकंड है, तो मैं कोई एक ऑसिलेशन ले लेता हूं, मान लो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक पूरे ऑसिलेशन में क्या होता है, मीन से एक्सट्रीम जाते हैं, फिर एक्सट्रीम से मीन आते हैं, फिर मीन से एक्सट्रीम जाते हैं पीछे वाले, फिर वापस एक्सट्रीम से मीन आते हैं। तो बेसिकली तुम ध्यान से देखो इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकंड। तो मेरा क्वेश्चन तो खाली ये है कि मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 सेकंड। क्योंकि 2 सेकंड जाने के, फिर 2 सेकंड आने के, फिर वापस 2 सेकंड पीछे जाने के, वापस 2 सेकंड आने के, तो टोटल कितना हो गया, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 सेकंड। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो, कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, आप वापस बता दो। सर 8 नहीं, 4 बार ही होगा ना बेटा। देख, मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर वापस मीन से एक्सट्रीम, फिर वापस एक्सट्रीम से मीन। तो तू अगर मान ले टाइम पीरियड तेरा 16 सेकंड है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 4 4 4 ऐसा। जैसे मान ले कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मान ले तेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बता एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और टोटल तेरे को 8 सेकंड दे रखा है, तो कितना लगेगा देख, दो तो यहां, दो तो यहां, तो कितना लगेगा, 4 सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब ये सब तो हो गया। अब एक चीज मुझे तुमसे पूछनी है, आप लोगों ने कभी साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ देखा है? जिसके पास मैथमेटिक्स है, तुम लोगों ने कभी साइन थीटा
और कॉस थीटा का ग्राफ देखा है क्या? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं, सब समझना। देखो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 वापस 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, और साइन 360 वापस क्या होता है? 0 होता है। तो देखो साइन का ग्राफ कैसा होगा, ध्यान से देखना। मान लो 0, ये 1, ये -1, ये 0 है, मान लो 90, मान लो 180, मान लो 270, और मान लो ये 360। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, अब तुम सब ध्यान से देखना। साइन 0 0, तो देखो 0 पे 0, साइन 91, तो 90 पे साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, साइन 180 0, वापस 0, साइन 270 -1, तो 270 पे कितना आ जाएगा? -1, 360 पे 0, वापस 0। देखो ग्राफ कैसा बना, आया समझ में? इस ग्राफ को देखो मैं ऑसिलेशन से कैसे जोड़ता हूं, इस ग्राफ को मैं ऑसिलेशन से कैसे जोड़ता हूं। देखो सपोज करो कि ये मीन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन। तो पहले पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है। देखो अब तुम ध्यान से देखना, तो पहले क्या हुआ? पहले आपका पार्टिकल नीचे से ऊपर गया, एक्सट्रीम पे पहुंच गया, ग्राफ में देखो, फिर घूमता है वापस मीन पे आ जाता है, घूमता है वापस 0 पे आ गया, मीन पे आ गया, फिर पीछे वाले एक्सट्रीम पे जाता है, तो कहां गया? देखो ये पीछे वाले एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस घूम के मीन पे आ गया, देखो वापस घूम के कहां पे आ गया? मीन पे आ गया। तो किसी भी ऑसिलेशन को आप किससे समझा सकते हो? आप साइन के फंक्शन से समझा सकते हो, या आप कोसाइन से भी समझा सकते हो, क्योंकि कॉस का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, बस क्रॉस का ग्राफ चालू कहीं और से होता है, क्योंकि साइन का ग्राफ 0 से चालू होता है, कॉस का ग्राफ 1 से चालू होता है, दोनों का ग्राफ बाकी सेम है। तो याद रखना, आप किसी भी ऑसिलेशन को साइन से एक्सप्लेन कर सकते हो, कोसाइन से एक्सप्लेन कर सकते हो, और इनको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो मोशन साइन से या कोसाइन वेव से एक्सप्लेन किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिखो अपनी कॉपी में, द oscillations which can be expressed in sine or cosine functions, the oscillations which can be expressed in sine or cosine functions are called as simple harmonic motions, are called as simple harmonic motions. हाँ परीन, साइन का ग्राफ वेव जैसा होता है, एकदम परफेक्ट। तुम पता नहीं तुम लोगों ने कैसे नहीं पढ़ा, वरना मैथमेटिक्स में तो यार ट्रिग्नोमेट्री में अब तक आ जाना चाहिए ग्राफ वगैरह। आई डोंट नो तुमने कैसे नहीं पढ़ा ट्रिग्नो। अगर तुम लोगों ने पढ़ी है तो साइन और कोसाइन के ग्राफ तो पढ़े होंगे ना यार, और नहीं पढ़े तो कोई नहीं, आप समझ लो, ऐसा बनता है। कोई डाउट है तो पूछो। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन साइन और कोसाइन से एक्सप्लेन किए जा, सॉरी, जो ऑसिलेशन साइन और कोसाइन से एक्सप्लेन करते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। देवांश कोई डाउट है? अनुष्का कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज तुम्हें याद रखनी है। क्या चीज याद रखना? साइन थीटा का स्वरा किसमें कन्वर्ट करके दिखाऊं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया बेटा। कहां पे कन्वर्ट करूं? इससे वापस ग्राफ बनाऊं, क्या करूं? अच्छा वो, ठीक है। आई होप सो कि मुझे तेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देख साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और ऑसिलेशन में क्या होता है? देख ऑसिलेशन में क्या होता है तो समझ। पार्टिकल मान ले मीन पोजीशन पे, ये आगे वाली एक्सट्रीम पोजीशन, ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन। तो पहले पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है, तो देख ये 0 और ये 1, तो पहले आपका गए मीन से एक्सट्रीम गए, ऊपर ही ऊपर गए, फिर पार्टिकल घूमता है, फिर मीन पे आता है, देख
आपका ग्राफ घूमा, वापस कहां पे आ गया, देख जीरो पे आ गया, आया जीरो पे, देख वापस जीरो पे आ गए। फिर अपन पीछे जा रहे, पीछे वाले एक्सट्रीम पे, देख पीछे जा रहे, पीछे जा रहे, ये पीछे वाले एक्सट्रीम पे आ गए। फिर घूम के वापस कहां पे आ गए, मीन पे, देख घूम के वापस किस पे आ गए, मीन पे आ गए। तो इसलिए साइन के ग्राफ से हम किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ऑसिलेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब भी डाउट है तो पूछो। ओके, अब एक चीज तुम याद रखना, अगर तुम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको कॉस थीटा मिलता है, और अगर तुम कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको माइनस साइन मिलता है। ये तुम याद रखना। और साथ में ये चीज भी याद रखना कि अगर मान लो साइन 2t है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो याद रखना साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो साइन 2t का कॉस 2t होगा, लेकिन अंदर t के साथ 2 है तो बाहर 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos 2t। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ साइन 60 का डिफरेंशियल कितना होगा, तो साइन 60 का तो कितना हो जाएगा, cos 60, और 6t का कितना हो जाएगा, × 6, तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 cos 60, है ना। यही मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ cos 4t का डिफरेंशियल कितना होगा, देखो cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो cos 4t का माइनस साइन 4t, पर 4t का कितना आ जाएगा, तो × 4 आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में। तो पहले तो आपको साइन और कॉस का करना है, फिर अंदर जो है उसका करना है, उसका भी बहुत आसान है, टी के साथ जो है उसको अलग से लिख लो। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। जिसके पास मैथ्स है उनको तो शायद ये, उन्होंने ये डेरिवेशन पढ़ा होगा कि कैसे आता है। जिनके पास मैथ्स नहीं है तुम याद कर लो, ऐसे करते हैं। और कोई डाउट है तो पूछो। ध्रुव कहां पे समझ नहीं आया, देख देखो याद रखना पड़ेगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो मैं अगर बोलूं कि बता साइन टी 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का कॉस होता है, तो साइन 3t का कितना हो जाएगा, cos 3t। और फिर मैंने क्या बोला, जो t के साथ है उसको अलग लिखते हैं। उसी तरीके से मान ले मैं पूछूं कि बता cos 3t का कितना होगा, तो cos 3t का कितना होता है, -sin 3t, और अंदर 3 है तो 3 को अलग लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अगर तुम्हें समझ में आया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना, x = a sin ω t। यहां पे x का मतलब क्या है, x का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या है, अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो x, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो y, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो z। ए मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, मतलब आपका पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से कितना दूर है। ओमेगा मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, और टी क्या होता है, टाइम पीरियड। याद रखना, यहां पे इस बड़े टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, और छोटा टी यहां पे वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है, जैसे मैं पूछ लू यार बता 1 सेकंड पे कहां है पार्टिकल, बता 10वें सेकंड पे कहां है, बता 50वें सेकंड पे कहां है। तो ये जो छोटा टी होता है ये वेरिएबल होता है, बड़ा टी कांस्टेंट होता है। बड़ा टी का मतलब क्या होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 6 सेकंड, जो भी है। पर छोटा टी आपका वेरिएबल होता है। इसका क्या मतलब है, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, एक्स का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, किस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वाई में कर रहा है कि जेड में कर रहा है। ए का मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी पे।
ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। यहां पे ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। करेक्ट देवांश, देवांश एकदम परफेक्ट है कि ये इक्वेशन मैंने ये सोच के लिखी है कि यहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एनर्जी लॉस होता है ना तो अपन इस चैप्टर के एंड में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। वहां पे फ्रिक्शन में इंक्लूड करूंगा, अभी मैं कोई भी फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जैसे अब एक सिंपल क्वेश्चन तुम्हें तुम्हें देता हूं मैं करने के लिए। इफ y इक्वल टू 5 sin 4 पाई टी, मान लो क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 sin 4 पाई टी, क्वेश्चन है फाइंड ए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो आपको पता करना है कि आपका जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। दूसरा, एम्पलीट्यूड, आपको बताना है कि आपके पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है। तीसरा, ओमेगा। चौथा, आपको बताना है टाइम पीरियड कितना है। और पांचवा, फाइंड पोजीशन एट टाइम इक्वल टू 1/8 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि 1/8 सेकेंड पे आपका पार्टिकल कहां पे था। देखो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, समझना। यहां पे y लिखा है, मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, y डायरेक्शन में। तो पहले का आंसर तो क्या आ गया, y। फिर जैसे ही तुम्हारे पास इक्वेशन होती है ना, नीचे आप ये लिख लिया करो, a साइन ओमेगा टी। चाहे यहाँ पे कॉस हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस और साइन अपन दोनों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कंपेयर करो, साइन के साथ 5 है, साइन के साथ a, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया। अंदर t के साथ 4 पाई है, नीचे t के साथ ओमेगा है, तो ओमेगा कितना आ गया, 4 पाई आ गया। अब टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय टी। पर ओमेगा कितना आया, 4 पाई इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई ये 2 गया, तो टाइम पीरियड कितना आया, हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड का मतलब क्या है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ आधा सेकेंड। और अब लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फाइंड पोजिशन एट टाइम इक्वल टू 1/8 सेकेंड। तो बेसिकली अब आपको y निकालना है, क्योंकि y का मतलब क्या होता है, पोजीशन। तो वो कैसे आ जाएगा, 5 sin 4 पाई, और t की जगह क्या आ जाएगा, 1/8। तो 4 2 जा 8 होता है, और साइन पाई/2 1 होता है, तो y कितना आया, 5। मतलब 1/8 सेकेंड पे आपका पार्टिकल कहां पे था, y इक्वल टू 5 पे था। ये इसका आंसर है। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन तुम करो। इफ z इक्वल टू 2 sin 2 पाई टी, फाइंड, पहला है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा ओमेगा, चौथा टाइम पीरियड, और पांचवा पोजीशन एट टाइम इक्वल टू 1/6 सेकेंड्स। ट्राई करो देवांश, अनुष्का, परीन, स्वरा, सब ट्राई करो यार, आसान क्वेश्चन है। और पता है ये सब करोगे तभी आगे वाले कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तुम्हें लग रहा होगा सर क्या आसान आसान करा रहे हो आप, ये क्या है ये सब, आसान नहीं है। तुम भूल जाते हो फिर बाद में सब यार। करो, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। z इक्वल टू 2 sin 2 पाई टी।
एक बात तो सामने दिख रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ठीक है। पार्टिकल किस में ऑसिलेट कर रहा है, जेड डायरेक्शन में। फिर नीचे लिखो इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी, तो एम्पलीट्यूड कितना है 2, ओमेगा कितना है 2 पाई, और ओमेगा होता क्या है 2 पाई/टी, और डी भी कितना रखा है 2 पाई से 2 पाई गया, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, और पोजीशन है टाइम इक्वल टू 1/6 सेकेंड, तो z इक्वल टू 2 sin 2 पाई 1/6, तो ये जाएगा 2 3 जा 6, तो ये जाएगा 2 sin π/3, और sin π/3 का था √3/2, तो 2 × √3/2, ये कितना आ जाएगा √3, तो ये पोजीशन आ गई। देवांश ध्यान से देख, टी के साथ ओमेगा होता है, यहाँ पे टी के साथ 2 पाई है, तो ओमेगा तेरा 2 पाई है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई/टी, 2 पाई से 2 पाई गया तो टी कितना आ गया 1 सेकेंड। इस तरीके से करते हैं। अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछो। फिर इसमें अगर नेगेटिव जेड लेते तो नेगेटिव के में जाता क्या? नेगेटिव जेड मतलब सर ये सिर्फ पॉजिटिव के में जा, वो कैसे पता लगाएंगे कि पॉजिटिव के में वाइब्रेट कर रहा है या नेगेटिव में? दोनों में करेगा। मैंने बोला जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो आधी साइकिल में तो ये आगे आएगा, आधी साइकिल में पीछे जाएगा, फिर आधी साइकिल में आगे आएगा, दोनों में वाइब्रेट कर रहा है। तो वो निकालने के लिए तुम्हें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो मैं निकालना तुम्हें सिखा रहा हूँ भाई। नहीं सर, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम दिया उस टाइम पे। हाँ तो देखो वहां पे वी निकालना पड़ेगा। तो मान लिया वेलोसिटी पॉजिटिव आई, तो मतलब वो पॉजिटिव जेड में जा रहा है, वेलोसिटी माइनस आई मतलब नेगेटिव जेड में जा रहा है। ओके सर। तो तू तो निकाल सकता है, तो जेड को डिफरेंशिएट कर, तेको वी मिल जाएगा ना, dz/dt। ठीक है, अब मैं वही कर रहा हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक। तो लिखो अपनी कॉपी में आज का लास्ट टॉपिक है, ये लिखो पोजीशन कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम में ये तीनों चीजें कैसे निकालते हैं, कौन सी तीनों चीजें, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। देखो पोजीशन तो आपको पता ही है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पहले ही आपको लिखा चुका हूं मैं। और अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है, तो v कैसे निकालेंगे अपन, dx/dt। और अब तुम सब अपनी आंखें खोल लो और ध्यान से देखना, यहां पे a मतलब एम्पलीट्यूड है, a कांस्टेंट है। अगर अकेला a होता तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाता, पर a अकेला थोड़ी है, a के साथ कौन है साइन ओमेगा टी, तो यहां पे a को ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा। तो आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा dv/dt। और ध्यान से देखो, यहां पे ए और ओमेगा कांस्टेंट है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा, तो यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। पहले x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, मैंने x को डिफरेंशिएट किया तो v मिला, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। a को मत छेड़ो, अगर a अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, पर a के साथ क्या है साइन ओमेगा टी, तो आप a को ऐसा कैसा लिखो
साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये v आ गया। फिर a कैसे निकालोगे, a होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, तो a ओमेगा को तो ऐसा कैसा लिखो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो आपका एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो सॉल्व करो। इफ x इज इक्वल टू साइन टी, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। आपको x कितना दे रखा है, साइन टी, आपको v निकालना है और आपको a निकालना है। v क्या होता है, dx अपॉन dt, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, खत्म, टी के साथ तो 1 है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, तो कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, ये v आ गया, ये आ गया, हो गया खत्म। डाउट है तो पूछो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मतलब जब आपका पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट क्लास हम इन्हीं इक्वेशंस के साथ कंटिन्यू करेंगे, हम इनके बीच में रिलेशंस निकालेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। और कोई डाउट है आप तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक तो तुम्हारे जो केटीजी के टेस्ट थे वो मैंने चेक कर दिए, मैं तुम्हें शाम को मार्क्स भेज दूंगा, ठीक है ना, शाम को भेज दूंगा। और अब सिंपल हार्मोनिक मोशन यार तुम साथ साथ लाना, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा मैथमेटिक्स है इसमें, अच्छा टॉपिक है और स्कोरिंग है, तो इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। चलो ओके यार, थैंक यू सर। ओके बाय बाय टाटा।